तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने लिटरेचर के सीरीज में एक अगला पॉइंट देखेंगे। एक अगला चैप्टर होगा जिसका नाम है कि द एज ऑफ रिवाइवल। दोस्तों, इसके पहले हम लोग द एज ऑफ चौसर का अध्ययन किए थे। तो दोस्तों, द एज ऑफ चौसर का जो आपका टाइम होता है वह 1340 से 1400 ईस्वी तक होता है। लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो लिटरेचर है तो उसको आप याद रखिएगा, एंग्लो सेक्शंस लगभग 450 से 1066 तक, और 1066 में दोस्तों नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है और वहां से द एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है जो 1066 से लेकर 1340 तक चलता है, और 1340 से चलता है 1400 ईस्वी तक आपका चलता है द एज ऑफ चौसर। और आज हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवाइवल। दोस्तों, द एज ऑफ रिवाइवल का जो टाइमिंग है वह 1400 से लेकर 1550 तक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पॉइंट्स है, वो कौन कौन से बन सकते हैं उसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप 2 से 4 आदमी को भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो दोस्तों अपना भी चैनल ग्रो कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आपका द एज ऑफ रिवाइवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जो है। तो दोस्तों, द सेंचुरी एंड अ हाफ, the century and a half following the death of चौसर। जफरी चौसर के मृत्यु के लगभग 150 वर्षों के बाद का जो पीरियड है, हेल्पिंग वर्ब है तो दोस्तों छोड़ देंगे, इंग्लिश के इतिहास का सबसे अधिक वोल्केनिक ज्वालामुखीय पीरियड है। मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव हुए, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुए, इसे हम कहते हैं द एज ऑफ रिवाइवल। अब दोस्तों, जब चौसर की मृत्यु होती है तो उसके बाद राजा बनते हैं हेनरी 5 1413 में। 1413 में हेनरी 5 वाज क्राउन्ड एज द किंग इन 1413 ऑफ इंग्लैंड। 1413 में इंग्लैंड के राजा बनते हैं हेनरी 5, याद रखिएगा। अब होता है क्या है, सून आफ्टर हिज असेसन, माने उनका राजा बनने के तुरंत बाद ही, बहुत ही जल्दी, ही लेड हिज आर्मी अब्रॉड एंड गेव द फ्रांस किंग अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स फॉर 3 थिंग्स। तो राजा बने 1413 में, लेकिन उसके तुरंत बाद ही, बहुत ही जल्दी वह अपनी सेना लेकर फ्रेंच की तरफ निकल पड़े और उसने फ्रेंच के राजा चार्ल्स 6 को एक डिमांड का लिस्ट थमा दिया। एक डिमांड रखा, और लिस्ट ऑफ डिमांड्स फॉर 3 थिंग्स। उस डिमांड में दोस्तों 3 बातें हैं। पहला क्या है, अ फ्रेंच वाइफ। उसने कहा कि यदि आप अपनी पुत्री, जिसका नाम था कैथरीन, उससे मेरी शादी करा देते हैं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट है। दूसरा है अ फ्रेंच रिवेन्यू। जो फ्रेंच की रिवेन्यू है, अर्थात फ्रेंच एम्पायर पे पूरा मेरा आधिपत्य रहेगा, जो भी आमदनी के स्रोत होंगे वो मैं लूंगा। यदि आप इस बात को मानते हैं, और उसका कारण मतलब जो यदि आप रिवेन्यू ले लेते हैं तो द फ्रेंच क्राउन इटसेल्फ, तो अपने आप ही जो फ्रेंच का आपका गद्दी है वो खुद आपको मिल जाएगा यदि आप उसका रिवेन्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी इंसान, कोई भी देश इस प्रकार का डिमांड तो मानेगा नहीं, इस बात को आप भी समझते हैं। तो अब होता क्या है, 1415 में द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट, याद रखिएगा, जब आपके हेनरी 5 फ्रांस पे चढ़ाई करते हैं तो 1415 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है द बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट, वाज फॉट इन 1415। 1415 में द बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा जाता है। इंग्लैंड के उस समय राजा होते हैं हेनरी फिफ्थ और फ्रांस के राजा होते हैं चार्ल्स सिक्स। तो होता क्या है, द इंग्लैंड आर्मी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री इन दिस बैटल। इस युद्ध में जो इंग्लैंड की सेना थी, जो आर्मी थी, उसने बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी विजय इस युद्ध में प्राप्त कर ली। तो 5 वर्षों के बाद बाय द ट्रीटी ऑफ ट्रायस, याद रखिएगा, बाय द ट्रीटी ऑफ ट्रायस। तो दोस्तों जब इंग्लैंड की विजय होती है फ्रांस पे 1415 में, तो लगभग 5 वर्षों के बाद एक समझौता होता है फ्रांस के साथ, जिस समझौता का नाम है बाय द ट्रीटी ऑफ ट्रायस फ्रांस एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश किंग। तो जो फ्रांस के राजा थे चार्ल्स सिक्स, वह इंग्लैंड के राजा हेनरी फिफ्थ के सारे डिमांड्स को मान लेते हैं। अर्थात अब उनकी पुत्री कैथरीन चार्ल्स की पत्नी बन गई और जो वहां का रिवेन्यू था, जो वहां का राज दरबार था, जो गद्दी था, वो भी अब हेनरी फिफ्थ के हाथों में आ गई। अर्थात अब हेनरी फिफ्थ जो था दोस्तों, अब इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस का भी राजा बन गया। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सी घटनाएं घटित होती है, क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त आपका एक कमेंट, एक लाइक मेरे उत्साह को दुगुना करता है और मैं इनर्जेटिक होकर फिर से एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूँ। दोस्तों जब हेनरी फिफ्थ फ्रांस पे विजय पाते हैं और उनके सारे मांग को मान लिया जाता है, वह वहां की राजा कार्ल सिक्स की पुत्री जिसका नाम होता है कैथरीन, उससे शादी भी कर लेते हैं, और पूरा मतलब एक जबरदस्त शक्ति के रूप में इंग्लैंड उभरता है उस समय। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की अवस्था में, ऑन 31 अगस्त 1422, 31 अगस्त 1422 ईस्वी को हेनरी फिफ्थ डाइड। दोस्तों हेनरी फिफ्थ की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज्यादा दिन तक सुख को नहीं भोग पाते हैं, लेकिन होता क्या है, लिविंग हिज सन हेयर टू द क्राउन्स ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। लेकिन वह अपने पुत्र के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की गद्दी को क्या कर देते हैं, उत्तराधिकार के रूप में छोड़ देते हैं। अर्थात वह अपने पुत्र के लिए इंग्लैंड और फ्रांस की गद्दी को उसका छोड़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, हिज सन हेनरी सिक्स, उनका लड़का हेनरी फिफ्थ का लड़का हेनरी सिक्स राजा बनता है, बिकेम द किंग, राजा बनता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बट ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था टू मेंटेन अ पावरफुल होल्ड ऑन द इंग्लिश एम्पायर, कि वह इंग्लिश जो एम्पायर था, जो इंग्लिश साम्राज्य थी इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक, उन सब पे वह एक मजबूत पकड़ बना सके, उन सब पे वह अपना नियंत्रण स्थापित करके रखे। वह इतना मजबूत नहीं था कि सारी चीजों को ठीक से नियंत्रित कर सके, अर्थात अच्छा ढंग से, अच्छी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कर सके और सही रूप से शासन कर पाए। ही वॉज द शैडो ऑफ अ किंग, वह राजा का केवल क्या था, एक परछाई था, शैडो था। अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबेल्स, दोस्तों वह उस समय के जो पावरफुल नोबेल्स थे उन लोगों के हाथ का बस वो एक पपेट था। That was the cause of इंग्लैंड, यही कारण है कि इंग्लैंड डिस्ट्रक्शन, यही कारण इंग्लैंड का पतन का कारण था, यही मुख्य पतन का कारण था इंग्लैंड का। मीनवाइल इसी दौरान ऑल हिज फॉरेन पोसेशंस, जितने भी उसके विदेशी अधिकार थे, अर्थात देश के बाहर जो उसने साम्राज्य खड़ा किया था, वेयर ओन बैक बाय द फॉरेन फ्रेंच, वह फ्रेंच के द्वारा जीत लिए गए, पुनः जीत लिए गए, वापस जीत लिए गए। बैक से आशा है दोस्तों। द मैजिक लीडर ऑफ जॉन ऑर्क,
दोस्तों जॉन अर्क के लीडरशिप में हेनरी सिक्स्थ को हराया जाता है, याद रखिएगा, जॉन अर्क। तो दोस्तों अभी तक हम लोग द एज ऑफ रिवाइवल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसको देखे कि कैसे क्या होता है, कौन राजा बनते हैं, कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन अब हम जो आपको बोला गया था कि यह इंग्लैंड का एक वोल्केनिक पीरियड था, तो इसमें जो युद्ध हुए थे, महत्वपूर्ण युद्ध, अब उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जो आपके हेनरी सिक्स थे उनके शासन के समय जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका विद्रोह आता है वो है आपका कैट्स रिबेलियन। तो कैट्स रिबेलियन दोस्तों हुआ था 1450 में, याद रखिएगा, कैट्स रिबेलियन 1450 में हुआ था। दोस्तों चलिए थोड़ा इसके बारे में दो चार पॉइंट हम देखते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों जैक कैड, उनका पूरा नाम था जैक कैड, वाज द लीडर ऑफ अ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हेनरी सिक्स। तो जैक कैड हेनरी सिक्स के गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह या आंदोलन का लीडर थे, नेता थे। तो याद रखिएगा हिंदी निकालने का भी एक अपना ट्रिक होता है। सब्जेक्ट मिल जाने के बाद हम जनरली अंत में चले जाते हैं और बैक आते हैं, आसानी से सारे हिंदी सेट हो जाते हैं। दोस्तों कैट्स रिबेलियन, जो कैट्स का विद्रोह था अब 1450 का कैट्स का विद्रोह भ्रष्टाचार, यहां से आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार, यहां पे कोमा है, भ्रष्टाचार, उच्च कर, हाई टैक्सेस, उच्च कर, और नॉर्मंडी, जो आपका नॉर्मंडी था, नॉर्मंडी के जो हालिया नुकसान हुए थे, रिसेंट लॉस, नुकसान, जो हालिया नुकसान हुए थे उसके असंतुष्टि पर लाया गया या उसके असंतुष्टि से उत्पन्न, यहाँ पे ब्रॉड में लाया गया भी, उत्पन्न भी बोल सकते हैं, एक प्रोटेस्ट था, एक विद्रोह था। तो दोस्तों अब प्रश्न बन सकता है कि जो आपका कैट्स रिबेलियन था उसका क्या कारण था। तो कैट्स रिबेलियन का मुख्य कारण था जो हेनरी सिक्स थे, आप जानते हैं कि उस समय इनकी कुछ चलता नहीं था, यह पूरा नियंत्रण अपने राज्यों पे नहीं रख पाए थे, यह नोबेल्स के हाथों के कठपुतली थे। तो उस समय बहुत ही करप्शन हुए, जो टैक्स थे वो भी काफी बढ़ गए थे, और नॉर्मंडी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस लॉस के कारण, उस नुकसान के कारण लोगों में असंतोष पैदा हुआ, और उसी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों जैक कैड किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपराइजिंग वाज सेंटर्ड largely in the south east of England with people from Kent rising। दोस्तों जो आपका अपराइजिंग, द अपराइजिंग, जो आपका विद्रोह था वह मुख्य रूप से इंग्लैंड के दक्षिण और पूर्व में सेंटर्ड था, विथ पीपल फ्रॉम केंट, केंट के लोगों से राइजिंग बढ़ रहा था। तो जो आपका कैट्स रिबेलियन है वह केंट के लोगों के द्वारा ज्यादा विकसित हो रहा था, ज्यादा बढ़ रहा था, और उसका नेतृत्व किए थे जैक कैट्स। और इस जैक कैट्स के रिबेलियन का, सॉरी दोस्तों, जो मुख्य कारण था वो था करप्शन, हाई टैक्सेस और डिसकंटेंट एट द रिसेंट लॉस ऑफ नॉर्मैंडी। और उस समय राजा थे हेनरी सिक्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कैंट वहां का मुख्य सेंटर था। मार्चिंग ऑन लंदन, वो लोग लंदन के तरफ बढ़ रहे थे, कैंट से लंदन के तरफ आंदोलन करते हुए वो लोग बढ़ रहे थे। अर्थात आंदोलन का नेतृत्व किए थे जैक कैड, सेंटर था कैंट,
और वो लोग लंदन के तरफ, लंदन शहर की तरफ बढ़ रहे थे। कैड लेड द रिबेल्स फ्रॉम सेवन ऑक्स। दोस्तों याद रखिएगा, केंट के सेवन ऑक से जैक्स उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो किस स्थान से जैक नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का? तो वह दोस्तों है आपका सेवन ऑक्स। अराइविंग ऑन 30 जून 30 जून 1450, 30 जून 1450 को वो लोग पहुंचते हैं। इट इंडेड विथ द डेथ ऑफ कैड ऑन 12 जुलाई 1950। लेकिन यह जो आपका युद्ध जो 1450 में शुरू हुआ था, यह समाप्त भी हो गया 12 जुलाई 1450। तो दोस्तों ये लोग केंट से चलना चालू किए थे इंग्लैंड के लिए 30 जून को, और 12 जुलाई को ये लोग वहां पहुंचते हैं लंदन, और वहां पे समाप्त हो जाता है जैसे केट्स की मृत्यु होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका द एज ऑफ रिवाइवल की पहली रिबेलियन। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और द वार ऑफ रोजेज है उसको देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा परीक्षा देने का। आप जानते हैं कि बिहार में कितने दिनों के बाद परीक्षाएं होती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें लिटरेचर आता है, तो ये जो चैप्टर है वेरी कॉमन चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कैट्स रिबेलियन के बाद वार्स ऑफ रोजेज शुरू हुआ। दोस्तों वार्स ऑफ रोजेज 1415 में शुरू हुआ और 1485 तक चला। तो दोस्तों वार ऑफ रोजेज क्या है इसको देखते हैं। द वार्स ऑफ रोजेज जो फूलों गुलाबों का जो युद्ध था, वेयर अ सीरीज ऑफ ब्लडी सिविल वार्स फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज। दोस्तों द वार्स ऑफ रोजेज दो राजशाही परिवारों के बीच इंग्लैंड के सिंहासन, थ्रोन, सिंहासन फॉर के लिए एक खूनी गृह युद्ध का एक श्रृंखला था, एक सीरीज था। एक श्रृंखला थे, एक सीरीज थे, इसमें बहुत ज्यादा युद्ध हुए। तो कैसे हिंद निकल रहा है दोस्तों ये भी समझना है। द हाउस ऑफ यॉर्क, अब दोस्तों इसमें जो दो रॉयल फैमिलीज थी उसमें पहला था आपका द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर। दोस्तों युद्ध के दौरान दो फूल थे, दो सिंबल्स थे जो इनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो थे बोथ मेंबर्स ऑफ द एज ओल्ड रॉयल प्लेंटागेनेट। याद रखिएगा जो दोनों शाही जो परिवार थे, द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर, ये दोनों ही फैमिली एक ही परिवार प्लेंटागेनेट के थे। ठीक है, जो पुरानी ओल्ड रॉयल फैमिली थी। द हाउस ऑफ यॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय अ व्हाइट रोजेज। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका यॉर्क है उसने व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट किया एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर रिप्रेजेंटेड अ रेड रोज। तो इसने रेड रोज को रिप्रेजेंट किया। परीक्षा में सवाल बन सकता है कि किस फैमिली ने व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे याद रखिएगा यॉर्क। और किसने रेड को, तो लैंकास्टर से आप रेड को एसिमिलेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुए थे द एज ऑफ रिवाइवल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी जो इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम कवर करते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इस पीरियड की लिटरेचर की, तो यह जो लिटरेचर का पीरियड था बिल्कुल ही डेस्टिट्यूट था, बैरन पीरियड था। इतना समझिए कि जेफरी चौसर के मृत्यु के बाद कोई भी अच्छी रचना नहीं हुई, सिर्फ उनका ही इमिटेशन किया गया, नकल किया गया। हाँ, इस पीरियड में दो रचनाएं हुई हैं, वो है आपका इरस्मस की प्रेज ऑफ फॉली, इरस्मस की
प्रेज ऑफ फॉली और थॉमस मूर की एक रचना है यूटोपिया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसका नाम याद होना चाहिए। इरस्मस की प्रेज ऑफ फॉली और थॉमस मूर की एक रचना है जिसका नाम है यूटोपिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दोनों किताबों की रचना लैटिन भाषा में हुई थी। हालांकि आगे चलकर लगभग यूरोप के सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया, लेकिन इनको लैटिन में लिखा गया था, याद रखिएगा। लेकिन जॉफ्री चौसर अपने सारे रचनाओं को इंग्लिश में लिखे थे। तो द एज ऑफ चौसर के बाद जो लिटरेचर का फील्ड है दोस्तों बिल्कुल बैरन है, डेस्टिट्यूट है, कोई भी अच्छी रचना उस समय नहीं हुई है। दो रचना का नाम याद रखना है, इरस्मस का प्रेज ऑफ फॉली और थॉमस मूर का यूटोपिया। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग द एज ऑफ रिवाइवल के जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनका केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे, नाम जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी आपके द एज ऑफ रिवाइवल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इसमें तैयार करना है। इस स्लाइड में देखिए, थॉमस हॉकली जिनका जन्म 1369 और मृत्यु 1426 में हुआ था। दोस्तों इनके बायोग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ही वॉज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ चौसर। इतना याद रखिएगा कि थॉमस हॉकली शेक्सपियर जॉफ्री चौसर के समकालीन थे। शेक्सपियर का नाम निकल रहा है दोस्तों, अब शेक्सपियर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो हमारे लिए। जॉन स्केल्टन जिनका जन्म 1426 और मृत्यु 1529 में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ अर्ली ट्यूडर पोएट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि यह एक प्रोमिनेंट ट्यूडर्स पोएट थे, ठीक है, एंड सटायरिस्ट थे, व्यंग्यकार थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इरस्मस ने कहा था जॉन स्केल्टन को द वन लाइट, याद रखिएगा, द वन लाइट एंड ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश लेटर्स। परीक्षा में आ सकता है कि इरस्मस ने किसको कहा था कि द वन लाइट एंड ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश लेटर्स। तो उसने कहा था आपके जॉन स्केल्टन को कहा था। क्यों कहा था? मेनली बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिक्स एंड हिज लैटिन वर्स। वो जो उनके क्लासिक्स और लैटिन कविताओं के जो अनुवाद था उसी के कारण इरस्मस ने उन्हें कहा था। दोस्तों ये जो पॉइंट है 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम डनबर इज ऑफन रिफर्ड। अक्सर विलियम डनबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टू एज द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। तो दोस्तों परीक्षा में आ सकता है कि स्कॉटलैंड का चौसर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा विलियम डनबर को स्कॉटलैंड का चौसर कहा जाता है। ये भी जो आपका अगला पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है इस सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ही कवर कीजिएगा। थॉमस वेट इज ऑफन कॉल्ड द पायनियर ऑफ न्यू इंग्लिश पोएट्री। दोस्तों न्यू इंग्लिश पोएट्री के जो पायनियर है, प्रेरणा है, वो कौन है? वो है आपके थॉमस वेट। इसके अलावा इंट्रोड्यूसर ऑफ सोनेट फॉर्म, जो सोनेट लिखने की कला होती है, इंग्लिश में किसने उसका परिचय कराया, किसने इंग्लिश में लाया? तो थॉमस वेट ही लाए थे दोस्तों। यह इटली गए थे, इटली से पेट्रार्क का सोनेट पढ़े और इंग्लिश में लाकर उसको इंट्रोड्यूस किए। तो जो लोग उस समय यात्रा में रहे, बाहर से बहुत चीज़ सीख कर इंग्लैंड में लाए, इसलिए वहाँ पे इंग्लैंड आगे बढ़ता गया, फलता फूलता गया। तो दोस्तों द एज ऑफ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको मैंने कवर किया है और बिल्कुल इस ढंग से मैंने इस सेशन को एक्सप्लेन किया है कि आपके एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो सारे कवर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।